आप आईसीआई को 1% तो सोचना चाहिए यार कि भैया 2 घंटे का टाइम दिया गया है, 2 घंटे में कैसे कर लेगा, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएगा भाई। और देखिए आपने 3 बार अटेम्प्ट कर दिया है, टाइम कम कर दिया है, कोर्स बढ़ा है, उसके बाद पेपर का लेवल बढ़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं आई चाहिए। कल का जो पेपर था बहुत लेंथी पेपर था, ये 2 घंटे के हिसाब से पेपर नहीं था, एलआर बहुत ज्यादा लेंथी था। मैं बात करूं आईसीआई की, आईसीआई ने बहुत गलत किया है। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट को 2 घंटे में आसानी से नहीं सॉल्व कर सकता। वैसे कल का पेपर देने के बाद तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आईसीआई ने आपके साथ गलत कर दिया, तो थोड़े से अपसेट जरूर होंगे। तो बहुत बढ़िया तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया वो थोड़े से अपसेट होंगे। तो बेटा आप घबराइए मत, ये तो लाइफ का पार्ट है, अप डाउन चलता रहता है, तो इसको लेके प्रेशर में नहीं लेना दोस्तों। तो पहले मैं कल के पेपर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। बेटा मैं आप लोगों के साथ हूं, कल का जो पेपर था बहुत लेंथी पेपर था, ये 2 घंटे के हिसाब से पेपर नहीं था, एलआर बहुत ज्यादा लेंथी था। मैं बात करूं आईसीआई की, आईसीआई ने बहुत गलत किया है। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट को 2 घंटे में आसानी से नहीं सॉल्व कर सकता। और मैथ्स की जो क्वेश्चन है उनका लेवल भी थोड़ा सा अप था। हाँ स्टैट्स का पेपर तो इजी, स्टैट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एलआर के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे एज कंपेयर टू पीसीएस कई सालों के पेपर में। तो आपको ऐसा आईसीआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैथ्स का पेपर है बेटा वो एवरेज बनाना चाहिए आईसीआई को, क्योंकि आईसीआई को सोचना चाहिए कि भैया मैथ्स आगे तो है ही नहीं भाई, इंटर में फाइनल में मैथ्स का कोई रोल नहीं है, तो बच्चों को एक ऐसा क्राइटेरिया रखना चाहिए कि बच्चा आराम से पास हो जाए। लेकिन कल का जो पेपर आईसीआई का आया वो अच्छा नहीं आया, वो थोड़ा सा लेंथी आया। इस बारे में आपके साथ हूं बच्चों, तो मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको पास करने की कोशिश की जाए और ग्रेस मार्क्स दिए जाए। राइट बेटा, अब बात करते हैं पेपर के सॉल्यूशन की कि इसके आंसर शीट क्या है सर, आप इसके सॉल्यूशन करिए। तो चलिए मैं आपको कराता हूं इस पेपर का सॉल्यूशन। जैसे बच्चों को डिमांड आई थी सर इसकी आंसर की लेके आइए, मैं आपके लिए लेके आया हूं आंसर की। तो चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। चलिए ये देखिए बेटा पेपर था मैथ्स का, जो पेपर कल हुआ है वो मेरे पास ये वाला सेट है, इस वाले सेट को मैं सॉल्व करा रहा हूं। राइट, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये क्वेश्चन मान लो बुक का सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें था 7 कॉन्सोनेंट थे, 4 वोवेल्स थे, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल्स लेते। तो सिंपल था 7 में से कोई से 3 लेते और 4 में से कोई 2 लेते, फिर इसको आपस में अरेंज करते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए था। देखो पेपर को मैं डिटेल में सॉल्व कराऊंगा जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिलहाल अभी आपका इको पेपर बाकी है, तो मैं इसके आंसर आपको करा रहा हूं। तो पहले का आंसर आएगा ये सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बुक का क्वेश्चन था, तो इसको कुछ नहीं कर सकता था, तो ये भी हमारा ए और बी वाला क्वेश्चन था, पहली एक्सरसाइज के था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24, क्योंकि कह रहा है कि इसमें नाम बदल दिए, वहां ए और बी था। ठीक है बेटा, यहां पे कह रहा है 3% की टीम है जिसमें 2 मेन और 3 वुमेन है, तो 3 में से 2 लेने थे और ये कह रहा है 3 बनानी थी, 2 मैन है 3 वुमेन है। उसमें कह रहा था एक आदमी लेना था 2 औरतें, तो 2 में से 1 लेना था, 3 में से 2 लेने थे, तो सॉल्व करके 6 आ जाएगा बेटा। राइट, ये सारे क्वेश्चन तो आसान थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा। आगे आ जाइए बेटा, यहां पे एन से टर्म दे रखा था, आपको एस एन का टर्म निकालता है। एस एन का पता है फॉर्मूला क्या होता है, n/2 वाला ये लगाए थे आप लोग, n प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ऑलरेडी रखा था, तो n की जब 1 रखते तो फर्स्ट टर्म आता, n की जब 2 रखते तो सेकंड टर्म आता, फिर डिफरेंस निकाल लेते। तो ये भी आसान था, मतलब ये चारों क्वेश्चन तो मैं मान सकता हूं बहुत आसान थे, बुक के क्वेश्चन थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन था ये भी आसान था, ये जीपी का था बेटा। यहाँ पे जीपी टर्म ए आर या ए आर इसका ले लेते, या a/r ए और ए आर ले लेते, फिर तीनों की मल्टीप्लाई करते 27 आता, तो ए की वैल्यू 3 आ जाती। सॉल्व करके पता लगाते कौन सा जीपी में नहीं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी, तो 5वें का बी है बेटा। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 3 मिसिसिपी वाला था, ये नॉट कम्स टूगेदर। इसमें क्या करना था बेटा, टोटल में से कम्स टूगेदर वाला माइनस करना था। हाँ मैं मान सकता हूं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसमें टाइम लग सकता है बच्चों को, इसका ऑप्शन था डी बेटा। ठीक है, डी आंसर था इसका। अब आ जाइए सम टू एन टर्म, तो सम टू सीरीज ये एपीजीपी का था, इसके अंदर पहले पता लगाते हैं कि एपी में या जीपी में। वैसे एपी में नहीं है, जीपी में थे, जीपी में आपको सम लगाना था 6 टर्म का, वो पता ही है, ट्रिक बता रही कैलकुलेटर से a प्लस इक्वल टू r इंटू ए इक्वल टू 5 बार आया था आपका आंसर। ये था सेट्स रिलेशन का, इसका आंसर था ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो जाता, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ये रिलेशन का क्वेश्चन था, बच्चे बहुत से रिलेशन करके जाते नहीं है, बट इजी था रिलेशन क्वेश्चन सेट्स के अंदर। उसके बाद ये भी सेट्स का था,
ए माइनस बी यूनियन सी। तो जिन्होंने 12th में मैथ पढ़ी है उनके तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बी यूनियन सी निकालते, ए में से उसको माइनस करके आपका आंसर आया था। कितना रेंज पूछा है, तो रेंज तो पता ही आपको, वैल्यू पुट करके आप रेंज निकाल सकते थे। इसका आंसर था ए माइनस इनफाइनाइट टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर था। देखिए सारे क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा, बट आप एग्जाम दे लीजिए उसके बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, ये लिमिट का था, ऊपर से आपको पहले फैक्टर करने थे, इसके फैक्टर बच जाते एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 से 4 कर जाता, एक्स प्लस 2 बचता और एक्स क्या लग देते 4, तो आंसर आता 6। तो इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एपी का था, तो ये हमारा ऑलरेडी बुक का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 4 नंबर इंसर्ट करने थे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था और 6 टर्म दिया था, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ऑलरेडी कराया हुआ है बहुत बार हम लोगों ने। तो ये भी किताब का क्वेश्चन है, इसमें मैं इसको टफ नहीं कहूंगा। ये था सिंपल डिफरेंशियल देखा था, आपको फंक्शन निकालना था, तो इंटीग्रेशन से वापस से डिफरेंशियल बनाना था और वैल्यू पुट करके एक फंक्शन बनाना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 क्वेश्चन बेटा देखो, ये सेट जो है इसके हिसाब से करा रहा हूं मैं, मेरे पास ये वाला सेट है, ये x है ये y है, dy बाई dx, तो पहले dx बाई dt निकालते हैं, यहां से dx dy बाई dt दोनों को डिवाइड करते हो, आंसर आएगा x बटे y। इसका ऑप्शन नंबर डी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, व्हाट इज द डिफरेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव्स करोगे, ये तो बहुत आसान डेरिवेटिव है, जो बिल्कुल बेसिक जानता है वो कर सकता है, हाँ, लेकिन नॉन मैथ्स वाला नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे थे। अब एलआर के क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, यहां पे टाइम लगा बच्चों को, तो मान सकते हो आईसीआई ने यहां पे बहुत गलत किया, क्योंकि सोचने में सीरीज बनाने में टाइम लगा, तो सीरीज बनाने में यहां से जो मैं सीरीज सॉल्व करी तो उसका आंसर आया 338, क्योंकि यहां पे पहले इनका डिफरेंस फिर उनके डिफरेंस का डिफरेंस ऐड हुआ था। यहां पे जब मैंने इस सीरीज को सॉल्व किया मिसिंग नंबर को, तो यहां पे ऑप्शन नंबर आया 48 आया बेटा। अब इसमें यहां पे 18 में क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था और x लिमिट लगा देनी थी, लो पहले 2x किया फिर 4, फिर दोनों घटा देता, तो इसका आंसर सॉल्व करने पे आया 104। चलो बेटा, हाँ यहां भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, चेयर CH4OR, इसको बना दिया ये, तो अब देखो 4 को 8 बना रहे हैं, तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, तो पता लगा इसको सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी आया, क्योंकि देखो यहां पे 4 को क्या लिखा है 8, और यहां पे 4 को 8 लिखते, यहां पे 4 को 8 लिखते, तो 8 8 आता ना बेटा, तो इस तरह से देखना था, राइट। अब आपको ये सॉल्व कर दे, लेकिन आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम टेकिंग था, मान सकते हो। हाँ 20 क्वेश्चन इजी था, नो डाउट, ये हमने कर रखा हुआ है बहुत आसानी से, सबने बुक का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 90 में कि 20 आसान था, 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 21 में आ जाओ। 21 का क्वेश्चन था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हमने किया था, क्लॉक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज इसका आंसर था साउथ ईस्ट। मैं इसलिए लेके आऊंगी कुछ बच्चों को, ये ताकि सर हमें बता दूं, एक मन का सेटिस्फेक्शन है कि हमारे कितने आंसर नंबर आएंगे। तो बेटा आप इसको पेपर को बाद में देख लें चाहे बेशक, लेकिन ये मैंने आपको एक ऑरल जो इसके आंसर की डिस्कस कर रहा हूं, बाद में इस पेपर को पूरा सॉल्व कराया जाएगा। रजनी वाला क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 45 मीटर ईस्ट आएगा इसके अंदर। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन था, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसके अंदर भी दिमाग लगाना था, लेकिन ये आराम से हो जाता है, इसका आंसर आएगा 46। आगे हाँ ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अगर बात करें कि ये क्वेश्चन भी कोई खास नहीं था, 2 कारों वाला था, वहां 100 का डिस्टेंस था, यहाँ पे 150 का डिस्टेंस दे रखा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस किए होंगे तो वहां 100 का था, यहाँ 150 डिस्टेंस है, तो ये भी कोई खास नहीं था, ये आप कर सकते थे, ये 65 आ जाएगा। तो फेसिंग नॉर्थ ईस्ट वाला इसका कर सकते थे, ये अगर साउथ ईस्ट आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज थी, ये 7% वाला क्वेश्चन था सिटिंग वाला, तो उसमें जो लाइन थी ना 3 नंबर पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एन, तो ये इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं थी, क्योंकि ये गलत था, ठीक है। एच और कह रहा है कि एन और एच आर एक्सट्रीम साइड, दोनों आखिर में, तो 3 नंबर का क्या मतलब बनता है, तो इसका अगर आप इसको लाइन को भूल करके करते नॉर्मली, तो ये के आंसर इसका आ जाता। 27 का जो आंसर है बेटा क्रॉसिंग द डायरेक्शन पोल वाला, इसमें क्या है, इसका आंसर आएगा नॉर्थ वाला, नॉर्थ इसका आंसर है बेटा। उसके बाद ये था 7 वाला गर्ल्स वाला, इसका ग्रुप बनाते सेटिंग करते तो ये आराम से इसका बन जाता, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग था, मैं आराम से नहीं कर सकता, टाइम टेकिंग था, टाइम लगता, तो बीसीडी ग्रुप बन जाएगा। एलआर तो बहुत लेंथी था, एलआर भाई साहब
मान के चलो कि टाइम टेकिंग था। इवन मैं आईसीआई के बंदों को कहता हूं कि करो आप भी 2 घंटे में, नहीं कर पाओगे वो भी भाई साहब। पेपर बनाने से पहले एक बार सोचो तो करो कि बच्चा कितना लेवल कर पाएगा। यार कैसी बातें करते हो, आसान नहीं है ये। उसके बाद ये आसान क्वेश्चन था, ये आराम से होता है। इसका ऑप्शन था ई, 29 का था ई ऑप्शन। 30 क्वेश्चन PQRSS वाला था, ये एक्स्ट्रा क्या था, किताब का एग्जाम्पल था, इसका ऐसा आएगा आंसर। और 31 का जो होता है ABCD वाला सिटिंग वाला, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का था, इसका ऑप्शन आएगा बी, 31 का बी आएगा बेटा। 32 पॉइंटिंग वाला था, इसका आएगा मैटरनल अंकल वाला। 33 एक बार फिर लेंथी क्वेश्चन आ गया, इसमें बच्चों को टाइम लगा होगा, तो इसका ऑप्शन था बी 33 का, इस क्वेश्चन का पेपर का। 34 पे आइए, 34 के अंदर जो था ये रिलेशन क्वेश्चन था, इसका आंसर था सन। 35 का ये 35 था, के इज द सन ऑफ ए मदर्स, डॉटर हु इज द फादर ऑफ ग्रैंड, इसका आंसर, ये भी ब्लड था, इसका आंसर था सिस्टर्स। ये भी अगला क्वेश्चन ये हमने बताया था कि टाइप 3 जब कराया था कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है इस बार इसका आंसर था टी इज द सन ऑफ जी। 37 यहां से स्टैट्स के कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। ये स्टैट्स इजी थी। मैं उन बच्चों को कहता हूं बेटा 50 नंबर तो आप आराम से ला सकते थे स्टैट्स के थ्रू, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आसान थे। एलआर मान सकता हूं कि थोड़ा टफ लेवल था, लेकिन स्टैट्स सबसे आसान थी इन सब में। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। ये हमने थ्योरी में लिखवाया, आप सबने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 37 में उसके बाद जब कर्व होते हैं जो इन पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है लेस देन औजाई और मोर देन औजाई, इस तरह से बनता है डायग्राम। ठीक है, तो इसका जो आंसर था औजाई था, फ्रीक्वेंसी क्यूडिफिकेशन था औजाई कर्व। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 13 चैप्टर का क्वेश्चन था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसे कर लेना चाहिए। हाउ मेनी वर्कर गोट मोर देन वेजेस 300, तो यहां पे 300 से ऊपर वाले यही होंगे, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते, आपका आंसर आया था 25। ठीक है, 40वां क्वेश्चन बाय द मोड निकलता है किससे, हिस्टोग्राम से। ये बताया था, रटा हुआ था कि बार बार कर लीजिएगा, आपको समझाया था हिस्टोग्राम से होता है। ठीक है बेटा, आगे 41 में पॉपुलेशन वाला था, सैंपलिंग वाला था, और वो भी विद रिप्लेसमेंट। तो वो तो पता ही है क्या होता है, n की पावर n होता है, तो 5 की पावर 2 करते हैं तो ये आंसर 25 होता है। ये भी आसान था क्वेश्चन, सैंपलिंग का एक नंबर क्वेश्चन भी किताब का डिक्टो था। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सैंपल नॉट इज ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। रैंडम सैंपलिंग इज हाईली इफेक्टेड व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड हरी, ये बात सही नहीं है, इफेक्ट होती है भाई साहब अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। 43 का आएगा जे शेप, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट मिनिमम मिनिमम से स्टार्ट करके ऐसे जाता है, तो जे शेप आएगा इसका। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरीज के बारे में बताया था कि भाई उसका जो सैंपल साइज है वो उसके पॉपुलेशन के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये थ्योरी में बताया था सैंपलिंग में। ये आ जाए हेलीकॉप्टर, ये तो किताब का क्वेश्चन है, हर किसी को पता है, हार्मोनिक भी लगेगा इसके अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट 2ab अपॉन a प्लस b, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी इजी था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये भी डिट्टो किताब का क्वेश्चन है। 2 नंबर का AM GM दे रखा है, तो नंबर क्या होंगे 9 और 4, क्योंकि 9 into 4 6, 36 6 आएगा। विच ऑफ द नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पोजल, कॉन्करेंट कोरिलेशन का होता है, तो मेथड कहां से हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये भी आसान था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है ना, यहां से क्या होता फॉर्मूला, SD अपॉन मीन इंटू 100। अब SD ऑलरेडी दिया था, मीन कैसे निकालते, इस 280 को 14 से डिवाइड करते, मीन निकल जाता, बस सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता। अब यहां पे सबसे आसान क्वेश्चन रेंज वाला, लेकिन रेंज में बेवकूफो यहां पे सबसे छोटा -40 400 था और हाईएस्ट वैल्यू 200 2000 थी, तो 2000 माइनस प्लस हो जाता। बच्चों ने यहां पे गलती कर दी, इसको सॉल्व करते रेंज का, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इंटू 100, तो यहां पे माइनस सबसे लोवेस्ट था 400, राइट, तो हमारा सॉल्व करके आता है 150। सोर्स ऑफ डाटा फुटनोट, ये भी आसान क्वेश्चन था, तो स्टैटिस्टिक्स मान सकते हैं आसान थी बहुत। ये मीन दिया हुआ था
ये x हो गया, ये f हो गया, तो fx करके मीन दिया हुआ था, y निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आसान क्वेश्चन था। Which of the following center tendency based 50% किसमें होता है? मीडियन में। मीडियन होता है बीच की वजह से 50% भी कहते हैं, तो इसका आंसर आता है 50%। अर्थमेटिक मीन एंड मोड, मीन और मोड दिया हुआ है, आप यहां से मीडियन निकालते हैं, आपको बताता मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहां पुट करते आपका आंसर आता है। ये भी किताबों क्वेश्चन था, आसान था, कुछ नहीं थे इसके अंदर। उससे अगला क्वेश्चन था फाइंड द मोड, मोड निकालो, तो मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, तो इसमें 125 था, 125 इसका आंसर था। चलिए उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ दिस पजल, ओपन क्लास इंटरवल में था, क्यूडी था, चिल्ला चिल्ला के कितनी बार आप लोगों को बताया गया और किताब में भी है, तो इसकी कंप्लीट ना करो, ये आसान थी। स्टैटिक्स आसान थी। ये आ गया नेचुरल नंबर वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 और 7 से डिविजिबल, तो 3 से कितने 7 से कितने बताया था, ठीक है, टोटल 20 नंबर के बीच में, तो आएगा आंसर 8/20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 जो है बहुत लंबा था, एक मिनट तो पढ़ने में चला गया बच्चों को भाई, तो ये क्वेश्चन मान सकता हूं 2 या 3 मिनट खा गया होगा आपका, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, याद करो 3 बंदे थे जो 65 के ऊपर सर्वाइवल करेंगे, ये सर्वाइवल करेंगे, वो वाला क्वेश्चन था, तो ये कर सकते थे अगर जिसने प्रोबेबिलिटी की है, तो लेकिन लेंथी था, 3-4 मिनट आपके खा जाता। चलो के बाद, तो इसका आंसर था 9/10। उसके बाद है 2 डाइज वाला पता है आपको, ट्री बनाना था और 8 से ज्यादा जिसका टोटल है वो लेना था, तो उसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 5/12, राइट। चलो उसके बाद है 2 कार्ड वाला, 2 कार्ड निकाल ले, तो ये तो आसान था, उनमें से एक स्पेड और एक हार्ड होना चाहिए, तो आंसर आएगा 13/102। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का किताब का था, 3 बंदों को आई से एक प्रॉब्लम सीए वाला, याद करो किताब का क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का, 19 क्वेश्चन हमारे सेट बी का, सॉरी सेट सी का, तो इसमें भी क्या था बेटा, इसका आंसर आएगा 0.93। अगर आप सॉल्व करोगे 1 माइनस किसी से भी सॉल्व ना हो उसको बता दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 53 संडे वाला लीप ईयर बताया था 2/7 होता है, नॉन लीप ईयर 1/7, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी छोटी हो, एल बड़ा हो, तो इसका आंसर था नंबर ऑफ डेथ इन रियर डिसीज, मतलब गंभीर बीमारी से कम ही लोग मरते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं 63 को, 15 बॉयज 15 गर्ल्स वाला सिलेक्टेड, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं तो 21/46 इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा मैं बता रहा हूं लेकिन बाद में डिटेल में भी कराऊंगा। ये किताब का डिट्टो क्वेश्चन था, ये आपका राइट ट्रू और फॉल्स वाला बाइनोमियल का, तो इसका आंसर था 0.312। बाइनोमियल की जो आपकी 16 चैप्टर है उसमें 7 क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन था, आंसर भी सेम था। उसके बाद ये था पॉइजन का इसका आंसर था, पॉइजन से करना था, इसका आंसर था 0.018। उसके बाद ये कोरिलेशन का क्वेश्चन था, कह रहा है कि भाई अगर हम 10 ऐड करें और एक में 20 घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, ओरिजिन में चेंज होने कोई फर्क कोई ना पड़ता है, इसका आंसर तो वही रहता, तो आंसर था 0.8। बस आगे 67, अगर bxy इतना है byx r निकालना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते बेटा ये और रूट निकालते, r निकल जाता, ये भी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन और भी आसान था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, आप सॉल्व करके एसडी निकाल देते, तो आंसर आएगा 4। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के। आर इतना था, ये भी डिट्टो रटाटा क्वेश्चन है, तो 1 माइनस आर इसका नॉन कोएफिशिएंट होता है, यह आता 0.51। अब यहां भी बेटा यही फॉर्मूला लगना था, bxy byx इक्वल टू आर वाला, राइट। तो आपको यहां भी आराम से निकाल जाता है, कोएफिशिएंट क्वेश्चन था, bxy निकालते हैं byx निकालते हैं, दोनों करते हैं, आर के लिए पुट करते हैं, आंसर आया था। उसके बाद इंडेक्स नंबर क्वेश्चन था, ये आपको फिशन निकालना है, फिर क्या था L इंटू पी का रूट। अब आपको पास से दिया था, आपको लेस पेयर यहां से निकाल देते, ठीक है, या इंफॉर्मेशन से दोनों के इंटू करते, रूट निकालते, तो आपका आंसर आता है 120.46। 120 पॉइंटों में अलग आ जाता, लेकिन 120 आता तो 120 आंसर। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आ गया, इंडेक्स नंबर का सिंपल ज्योमेट्रिक।
आपको इसका टोटल करना था और इसका टोटल, तो इसके टोटल को ऊपर लिखना था, इसके टोटल को नीचे, इंटू 100 आंसर आ जाता। उसके बाद 73, ये था कोरिलेशन का रैंक वाला। तो रैंक का तो बहुत ही आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। रैंक का 1 - 6 = 6d स्क्वायर n स्क्वायर -1 सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व करके आ गया 0.48। उसका 74 आ जाए। यहां पे बच्चों ने गलती कर दी, प्राइस रिलेटिव निकालना था 215 ऑन 220, तो 215 की वैल्यू को ऊपर लिखना था, मतलब 50 को ऊपर लिखना था, 60 को नीचे इंटू 100, बस रिलेटिव निकालने का P1/P0। लेकिन यहां पे उल्टा कर दिया, बच्चों ने पढ़ा नहीं कि 215 और 220, बस इसलिए गड़बड़ होगी। और ये चेन इंडेक्स का तो डिक्टेटिव फॉर्मूला पूछा बेटा, ये डिक्टो डिक्टो आप जाओ नोट्स में जाओ, हर जगह लिखा हुआ है लिंक रिलेटिव ऑफ रिजल्ट। आगे यहां पे चेन बेस इंडेक्स निकालना था, किसका? बेस ईयर 2091 था, बेस ईयर को 2019 लेना था और हमें इंडेक्स निकाला 222 का, तो 222 की वैल्यू को ऊपर लिखना था और 219 की वैल्यू को नीचे लिखना था, बस इंटू 100 आंसर आया था। क्या दिक्कत थी? स्टेप्स, अब पास होना आसान था इसमें, मैं मान सकता हूं 80-90 लाना मुश्किल था, लेकिन पास होना आसान था, 50 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। या रेशियो मैथ्स का आ गया, इस तरह से मैंने रेशियो लिया था, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करके यहां से 30 आ जाएगा। ये लॉग का क्वेश्चन था, टेकिंग लॉग क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपकी वैल्यू आए थे, सॉल्व करके आ जाएगा 14। ये के वाला था, इसको के बराबर मानना था और आंसर आया था इसका कितना आ जाएगा? ए, क्योंकि जब 2 या 2 से करो के लेके कर सकते हो, राइट? तो आंसर आया था। आगे ये चिल्ड्रन वाला डिवाइड वाला क्वेश्चन था, ये भी आसान था, इसका आंसर आएगा 68। ये था पार्टनरशिप का जो मैंने कराया भी था आप लोगों को, और ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, रेशियो बांटना। इसका रेशियो आएगा 15:12, सॉरी 12-15-16, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ। 82 क्वेश्चन में पूछा था रूट्स निकालने थे, तो डी निकाल के देखना था, रियल माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है? इसमें आता माइनस में, तो नॉट रियल। अब ये क्वेश्चन भी आपको बताया था 3 रूट्स वाला, आपको सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना था, वो 6 आएगा, और किसका टोटल 6 आ रहा है वो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये लीनियर इक्वलिटीज का था, यहां वैल्यू पुट करके चेक करना था किसको सेटिस्फाई करा है, तो इसको सॉल्व करके आता ऑप्शन नंबर ए। ये क्वाड्रेटिक का था कि 2 कम कर दिया 3 कम कर दिया वाला, याद है वाला, तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा 13। ये क्वाड्रेटिक का था कि एक ट्राइंगल है उसमें 2 साइड कम कर दो, तो ये इक्वेशन वाला था, तो आराम से हो जाता। टाइम लगता थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में भी टाइम लगता पूरू गैस वाले में, तो ये क्वेश्चन भी मान सकता हूं कि बच्चों को जरूर टफ लगा होगा, 4-5 मिनट खा गया होगा, उसके बाद भी नहीं आया होगा बच्चों को। इसका आंसर था 30। उसके बाद ये यहां पे आ गया टीवीएम, देखो 60% इंक्रीज 6 साल में, तो ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल अगर 100 था वो 160 हो गया, कितना 60 बढ़ गया कितने साल में? 6 साल में, तो डिवाइड बाय 6, तो रेट 10% आ गया। अब जब रेट 10% आ गया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते, 3 साल का, सॉल्व करके यह आता 3972, दैट्स ऑल। ये था इफेक्टिव रेट, ये तो आपका चहीता क्वेश्चन होता है, ये कर ही लिया होगा हर बच्चे ने। इसका आंसर था 6.09। उसके बाद बेटा ये भी बेटा वो था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया। ये क्वेश्चन भी कितनी बार है, हमारे वाले में 245 है या 525 है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले यहां से प्रिंसिपल निकालते, उसके बाद टाइम को डबल करते, रेट को आधा करते, तो सिंपल इंटरेस्ट आया था। सॉल्व करते प्रिंसिपल तो इसका 2500 आता, 2500 पे निकालते तो इंटरेस्ट आता 500। उसके बाद ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा ये एन्युटी नहीं है, ये अमाउंट का क्वेश्चन है, तो आप अमाउंट निकालते, इसमें क्वार्टरली है, रेट 4 से डिवाइड हो जाता, टाइम 4 से मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके आया था 9414 मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, टाइम लगता है, इसको सॉल्व करते तो रेट पूछा था कितना आएगा, 3.46% आएगा।
ये शिवा वाला था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये कह रहा है कि एंड ऑफ 5 ईयर्स या 10,000 रुपए वाला डिपॉजिट किया था, 10% का इंटरेस्ट था, वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, बिगनिंग वाला था, मतलब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन था, तो हो जाता है क्योंकि एनुअली कह रहा है, हर साल जमा करता है। आगे 93, ये 4,000 रुपए जमा कर रहा बैंक में, कंपाउंडेड क्वार्टरली था, आपको अमाउंट निकालना था। ये भी आसान था। अब सिंपल सी बात, यार क्वेश्चन कितना आसान था कि इफेक्टिव रेट जो हमेशा ज्यादा होता है नॉर्मल रेट से, क्योंकि इफेक्टिव कंपाउंडेड को हम मंथली को ईयरली में जब कन्वर्ट करते तो रेट हमेशा ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव रेट ऑलवेज भी ज्यादा होता है नॉर्मल रेट से। ये क्वेश्चन था सीएजीआर का, मतलब रेट निकालने वाला। तो सीएजीआर को सॉल्व करते, प्रिंसिपल दिया था, अमाउंट दिया था, आर दिया था, ऑप्शन से टिक करते, 6 साल में आ जाता था। ये राजू इंस्टॉलमेंट दे रही थी पर मंथ की, लोन वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का सॉल्व करते, आंसर आया था कितना, इसमें आता आंसर आपका सी आता। बेटा मैं डिटेल में भी कराऊंगा, लेकिन आपके पेपर होने के बाद। उसके बाद दिनेश वाला क्वेश्चन था, 1 लाख रुपए, यहां भी आसान था, प्रेजेंट भी लगती, आपका आंसर आया था ये ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए। 98 का क्वेश्चन था, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा डी। और 19 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो निकालना था, मतलब एनपीवी था लेकिन इनफ्लो निकालना था, आउटफ्लो घटाना नहीं था इसके अंदर। इसका आंसर जो है 92 के नहीं आ रहा, 90 कुछ आस पर आ रहा है, लेकिन इसका सबसे नियर अप यही था, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी इसको रेफर किया। हाउ मच अप्रोक्सीमेट शुड बी सेव एनुअली, ये 20 लाख रुपए, ये आसान क्वेश्चन था, इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, हर बच्चा कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो इसको ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो देखो मैंने अभी आंसर की बताई आपको, इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपके एग्जाम होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि अभी आप सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने इको की तैयारी कीजिए। अब जो पेपर हो गया उसे भूल जाइए भाई, अब आगे तैयारी कीजिए। हाँ, मैं हाथ जोड़ के आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दें और इस तरह का पेपर ना दे करके रूट मतलब बेसिक लेवल पे उनका डिमोटिवेट ना करें, कि बच्चे का डिमोटिवेशन होना बहुत गलत बात है यार। आप आईसीआई को 1% तो सोचना चाहिए यार, कि भैया 2 घंटे का टाइम दिया गया है, 2 घंटे में कैसे कर लेगा, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएगा भाई। और देखिए आपने 3 बार अटेम्प्ट कर दिया है, टाइम कम कर दिया है, कोर्स बढ़ा है, उसके बाद पेपर का लेवल बढ़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है आईसीआई। तो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीआई भाई, मैथ्स फाउंडेशन में ही होती है, इसके अलावा नहीं होती, तो क्यों आप कर रहे हो? आप ऐसा पेपर दो तो कम से कम जो पेपर बेसिक क्लियर कर सके। आपको अगर पेपर का लेवल बढ़ाना है तो बहुत से मेरे साथी ने भी कहा होगा कि अकाउंट्स का पेपर टफ दे लो भाई, वो आगे लेवल में है, वो आगे फाइनल तक है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मैथ्स तो होती नहीं कईयों के पास, वो सिर्फ बेसिक होता है, उसका कोई आगे यूज भी नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आईसीआई से कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए, उनका उनको डिमोटिवेट ना किया जाए, उन्हें पास किया। और ये भी मैं आपसे कहता हूं कि जिन्होंने 38 37 तक पेपर किया है वो पास हो जाएंगे, उन्हें पक्का ग्रेस मार्क्स मिलने वाले। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बेटा वो तैयारी करें इकोनॉमिक्स की। चलो मिलते हैं बेटा अगली बार, पेपर के बाद आपसे बात होती है। कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।